देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाबूलाल मरांडी बने हैं बीजेपी विधायक दल के नेता। सर्वसम्मति से नेता चुने गए बाबूलाल मरांडी और ये कहा गया कि चुनाव में जो कमी रही उसे पूरा करेंगे। हमारी लड़ाई लंबी चलेगी, सड़क से सदन तक सरकार को घेरेंगे। आदिवासियों की अस्मिता बचानी है, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब बाबूलाल मरांडी को नेता चुन लिया गया और देखिए किस तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। और अब बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी होंगे। और इसी बात को लेकर झारखंड में इन दिनों सियासत खूब चल रही थी। जेएमएम की तरफ से बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल के नेता के चयन के प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे बीच आए आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इन लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं विधायकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। तो देखिए बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बीजेपी ने चुन लिया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड में आदिवासियों के बड़े चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी का जो कद है वो काफी ज्यादा बड़ा है और झारखंड में जो आदिवासी समाज है उनके बीच उनकी अच्छी छवि है। एक बड़ी एक तरीके से कहा जाए तो एक बड़ा चेहरा है वो। और न्यूज़ 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, देखिए बड़ा फैसला ले लिया गया है बीजेपी की तरफ से और पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ऐसे में जो सवाल उठाए जा रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब अब मिल गया है। देखिए बीजेपी पूरी दमखम के साथ जो है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ी और करीब 4 महीने गुजर गए और विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। विपक्ष का नेता नहीं होने की वजह से लगातार जो है बीजेपी पर हमले हो रहे थे विपक्षी दलों द्वारा और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी असमंजस में है। बात भी सही है कि बीजेपी असमंजस में थी क्योंकि बीजेपी ने जो प्रयोग किया विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए उतरी, उसे आशातीत सफलता नहीं मिली। जिस तरीके से सफलता की उम्मीद थी, बाबूलाल मरांडी बड़े चेहरे हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक साख भी रही है, लेकिन बीजेपी को उतनी कामयाबी नहीं मिली। तो अब ये बीजेपी प्लान बी पर भी विचार कर रही थी कि क्या किसी गैर जो है आदिवासी चेहरे पर दांव लगाया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और अब जो है बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर ही दांव लगाया है और अब बाबूलाल मरांडी है राज्य में बीजेपी की कमान संभालेंगे, सदन में जो है विपक्ष के नेता होंगे, विधायक दल के नेता होंगे। तो अब बीजेपी सरकार पर और हेमंत सोरेन की सरकार पर, हेमंत सोरेन पर हमलावर होगी। अब बाबूलाल मरांडी के जो तेवर होंगे, जिस तरीके से आज उन्होंने कहा कि अब वो जो है लड़ाई लड़ेंगे और लंबी लड़ाई है, सभी विधायकों का विश्वास उन्हें हासिल हुआ है, सर्वसम्मति से उनको नेता चुना गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण वहां मौजूद रहे और उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। उनके नाम का ही प्रस्ताव आया, नवीन जायसवाल ने उनका प्रस्ताव रखा और जो 2 अन्य विधायक थे प्रकाश राम, नीरा यादव, उन्होंने उसका समर्थन किया। तो अब बाबूलाल मरांडी जो है सीधे तौर पे बीजेपी के चेहरे होंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष पर भी आसीन है, पद पर आसीन है। बिल्कुल। तो अब लेकिन दिवाकर जी अगर बात की जाए तो पिछली बार भी बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना था, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें बनाया गया था, लेकिन मान्यता नहीं मिली थी। जी बिल्कुल, पिछली बार जब उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी का विलय कराया था तो
उस वक्त जो है तकनीकी वजहों से विधानसभा स्पीकर के कोर्ट में उनका मामला चला गया और उनको मान्यता नहीं मिली, उनके मर्जर को जो है वैधानिक नहीं ठहराया गया, इसीलिए उन्हें विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है अमर बावरी को जो है विधायक दल का नेता चुना गया। विपक्ष के नेता के तौर पे कुछ महीनों तक उन्होंने काम भी किया, लेकिन बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला। अब बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता का दर्जा मिला है। अब देखना होगा कि वो सदन में किस तरीके से सरकार का मुकाबला करेंगे, क्योंकि विपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिस तरीके से नेतृत्व विहीन बीजेपी अभी तक सदन में रही है, अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी को नेतृत्व मिला है और अब नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मेरा सवाल यही था दिवाकर जी कि क्योंकि अब एक झारखंड में आदिवासी के चेहरे के तौर पर हैं बाबूलाल मरांडी, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना लिया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया जाएगा वो आदिवासी चेहरा ही उससे जुड़ा होगा या गैर आदिवासी चेहरे को मौका मिल सकता है? देखिए, अब साफ हो गया है कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पे बाबूलाल मरांडी हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कोई ओबीसी चेहरा हो सकता है। ओबीसी नेता के तौर पे बीजेपी के पास जो उपलब्ध नेता है उन पर ही कहीं दाव लगा सकती है। रघुवर दास जो है गवर्नर पद से इस्तीफा देकर और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में लौटे हैं, तो उनके नाम की चर्चा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है, जो टॉप लीडरशिप है अब वो किसे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आगे रखती है, क्योंकि संगठन की मजबूती जरूरी है। जिस तरीके से मैंडेट हेमंत सोरेन को मिला है, हेमंत सोरेन के गठबंधन को मिला है और उनकी सरकार जिस तरीके से चल रही है, उसमें अब बीजेपी को खोई हुई जमीन पाने की चुनौती है। एक तरफ जो है विपक्ष का नेता तो तय हो गया, लेकिन दूसरी तरफ संगठन की कमान किसके हाथ में होगी, अब देखने वाली बात होगी। टॉप लीडरशिप जो है बिल्कुल दिवाकर जी उस पर भी ध्यान केंद्रित होगा, लेकिन जरा ये भी बताइए कि इस बार जो मैंडेट मिला है हेमंत सोरेन को और जो दूसरी बार सरकार में आए, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है और जिस तरीके से ये सत्र भी चल रहा था उसमें भी सत्ता पक्ष की तरफ से भरपूर जवाब दिए जा रहे थे। बाबूलाल मरांडी किस तरीके से उन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर पाएंगे, क्या बड़ी चुनौतियां उनके लिए होंगी? देखिए, पहले तो बाबूलाल मरांडी जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो उनको आदिवासियों का जो खोया हुआ विश्वास है उसको पाना होगा। आदिवासी वोट बैंक को जोड़ना होगा बीजेपी के साथ। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे, अगर उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरती है, मैया योजना तुरूप का इक्का साबित हुआ और अगर मैया योजना में कहीं कोई अनियमितता होती है, गड़बड़ी होती है, लेट लतीफी से जो है बेनिफिशियरी के खातों में पैसे जाते हैं, तो बीजेपी को इस मुद्दे को उठाना होगा। और बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी के कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है, ये सोच समझ कर दी है कि आप आदिवासियों के बड़े चेहरे हैं, हमारे पास जो उपलब्ध नेता है उसमें सबसे बड़े चेहरे आप ही हैं, तो आप जो है खोई हुई जो जमीन है आदिवासियों के बीच जो पार्टी की शाख है उसको मजबूत कीजिए और जो है उस वोट बैंक को सीधे बीजेपी से जोड़िए। उसके बाद जो है दूसरा काम बीजेपी का होगा कि संगठन में ओबीसी किसी नेता को जो है सामने लाया जाए, ताकि जो है एक बड़ा चंक है जो ओबीसी वोट बैंक का उसको पार्टी से जोड़ा जाए। तो बीजेपी के पास लंबा वक्त है, क्योंकि जिस तरीके का मैंडेट है उसमें सरकार के नेतृत्व में कोई बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब ऐसे में बीजेपी को काफी आक्रामक होना होगा। बीजेपी के सामने काफी चुनौती है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक बड़े मैंडेट के साथ आए हैं और अभी जो है एक बड़ा वर्ग जो है झारखंड की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल देखना होगा दिवाकर जी किस तरीके से बाबूलाल मरांडी उन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने में कामयाबी हासिल करते हैं। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की और उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को उनके नेतृत्व में झारखंड के विधायक धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लंबे समय से झारखंड के आम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में झारखंड के विकास की जो योजनाएं हैं, माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल
पूर्णता के साथ झारखंड के हितों के लिए लगातार कार्य करेगा, लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम निश्चित रूप से झारखंड के हितों की रक्षण करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का संकल्प है उसमें झारखंड को भी विकसित बनाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ईडी की छापेमारी देखने को मिली। मौलाना चौक के पास एसडीपीआई के कार्यालय में ईडी की छापेमारी हुई है। एसडीपीओ के कार्यालय में पीएफआई से जुड़े मामले में छापेमारी हुई है। दिल्ली की ईडी की टीम ये इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली में पीएफआई से जुड़े एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी की ये सूचना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि माफ कीजिएगा, दिल्ली की ईडी की टीम फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में पीएफआई से जुड़े एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद आगे इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने के लिए ईडी की टीम पाकुड़ पहुंची हुई है। पीएफआई की सहयोगी राजनीतिक संस्था एसडीपीआई पर ईडी की छापेमारी जारी है और संस्था के दिल्ली स्थित मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन जो है वो एसडीपीआई के खिलाफ है। हालांकि जो सर्च ऑपरेशन जो है देश के 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि दिल्ली स्थित जो एसडीपीआई का जो मुख्यालय है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये एसडीपीआई का मुख्यालय है जहां पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इसके साथ साथ यहां पे देखा जा सकता है काफी संख्या में यहां पर ईडी के अधिकारी के साथ साथ यहां पर अर्धसैनिक बल के जवान जो हैं उनकी भी यहां पर तैनाती की गई है। ये जो इस इलाके की अगर बात करें तो ये हजरत निजामुद्दीन वेस्ट का इलाका है जो जहां पर सी ब्लॉक में स्थित ये मुख्यालय यहां पर है और जिस तरह से अगर यहां पे देखा जाए तो आज सुबह में ही तकरीबन 6 बजे के लगभग में यहां पर ईडी के अधिकारी यहां पे पहुंचे थे और जिस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो एसडीपीआई है यहां पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर पूरे मामले में देखा जाए तो एसडीपीआई के बारे में ऐसा कहा जाता है और जिस तरह से ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहती है कि पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संगठन है उससे ये जुड़ा संगठन है, उसका ये एक पॉलिटिकल विंग है, उसका ये स्टूडेंट विंग है और जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से पीएफआई से जुड़े हुए काफी जो लोग हैं उसका जो एक कनेक्शन है वो एसडीपीआई से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। लिहाजा इन तमाम मामलों पर जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो उसके बाद एसडीपीआई के कई सदस्यों के खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से अगर पीएफआई की अगर बात करें तो 22 सितंबर 2022 को जिस तरह से पीएफआई संस्था को प्रतिबंधित घोषित किया गया था और उसके बाद उस संस्था से जुड़े हुए कई इनपुट्स को खंगाला गया तो उसके बाद कई नए इनपुट्स निकल के आए और खास तौर पे ये जब देखा गया कि जब एसडीपीआई जो है एसडीपीआई की जो फंडिंग है उसको खंगाला जा रहा था तो उसके बाद इस मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा जो कई कनेक्शन जो है वो निकल के सामने आया और खास तौर पर जिस तरह से इस मामले में जो गल्फ कंट्री का जो कनेक्शन है वो निकल के आया कि गल्फ कंट्री में जो एक पिछले कुछ समय के दौरान में ये पता चला था कि तकरीबन 13,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं जो फंड कर रहे हैं और इस मामले में कुछ हवाला कारोबारियों का नाम भी सामने आया था। गल्फ कंट्री का जो कनेक्शन की अगर बात करें तो ये पता चला था कि विदेश में फंडिंग जो है वो जनरेट किया जा रहा है, फंड इकट्ठा किया जा रहा है और फंड कैसे इकट्ठा करना है इसके लिए बकायदा एक निर्देश जो है वो जारी किए जाते थे और यहाँ पर जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है कि उन तमाम दस्तावेज जो है दस्तावेजी प्रक्रियाओं को यहाँ पे पूरा किया जा रहा है और यहाँ पर जिस तरह से ईडी के अधिकारी यहाँ पर तमाम चाहे डिजिटल एविडेंस की बात करें या अन्य कागजी दस्तावेजों की बात करें तो उसको खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। मामले में कई लोगों को अब जल्द ही पूछताछ का समन भेजा जाएगा और समन भेजे जाने के बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट करण सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और इसी बीच आपको रामगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं जहां सीसीएल अरगड्डा एरिया में सीबीआई की दबिश देखने को मिली है। कर्मियों का मोबाइल जब्त किया था। आज सुबह से सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई थी। सीसीएल रोड सेल में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर संबंधित कर्मियों और अधिकारियों से पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। किसी को भी कार्यालय के अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। गिद्धि में भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम में 20 अधिकारी शामिल हैं। 27 फरवरी को भी रैली गड़ा रोड सेल में दबिश दी गई थी।
सीबीआई की टीम ने सीसल अरगड़ा एरिया के गिद्दी ए कोलेरी में दबिश दी है। देख सकते हैं 4 गाड़ियों में सीबीआई की टीम यहाँ आई है, जिसमें 20 सदस्य बताए जा रहे हैं। रोड सेल में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। देख सकते हैं किसी भी कर्मियों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है, ना ही बाहर के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है। सभी के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। बताया गया कि गिद्दी ए रोड सेल में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद यहाँ पर सीबीआई की टीम जाँच के लिए पहुँची है और कई कागजातों को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। रोड सेल कार्यालय के कर्मी और अधिकारी को भी यहाँ पर बुलाया गया, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। कार्यालय में यहाँ के परियोजना पदाधिकारी भी बैठे हैं। बताना चाहेंगे कि अरगड़ा एरिया के ही रेलीगढ़ा और गिद्दी में भी 27 फरवरी को सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी रोड सेल को लेकर के। उस समय कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को भी जब्त किया गया था। कई कागजात सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई थी, जिसकी जाँच फिलहाल की जा रही है। 1 सप्ताह के अंदर सीबीआई की टीम द्वारा अरगड़ा एरिया में दूसरी बार दबिश देने के बाद रोड सेल में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसमें लगे लोगों में हड़कंप मचा हुआ। आप देख सकते हैं ये गिद्दी एक कोलेरी का कोल्ड डिस्पैच सेक्शन है। यहाँ से कर्मियों समेत एक अधिकारी को भी यहाँ से सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए गिद्दी ए पीओ कार्यालय में लेकर गई है। वहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रोड सेल में जो व्यापक तौर से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी जांच में क्या निकल के आता है, उसके बाद ही अंतिम तौर से कुछ कहा जा सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां चान्हो थाना क्षेत्र में गोलीबारी की खबर है। गोली लगने से 2 लोग की मौत की खबर मिल रही है। आश्रम में की गई थी 7 से 8 राउंड की फायरिंग। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां चान्हो थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। आश्रम में 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई थी। पुरानी दुश्मनी में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। तेलंगाना टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 13वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मजदूरों को बचाने के लिए खुदाई जारी है। कीचड़ और पानी चुनौती बन रहा है। अभी तक मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। 22 फरवरी से टनल के अंदर 8 मजदूर फंसे हुए हैं। गुमला के 4 मजदूर भी इसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। सुरंग से निकालने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन वहां मौजूद कीचड़ और पानी जो है वो रेस्क्यू में बाधा डाल रहे हैं। तो मजदूर सुरंग में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और इधर उनके परिजनों के सब्र का बांध टूटने लगा है। इन्हें बस किसी चमत्कार का इंतजार है। मजदूरों के घरों में अब खाने के लाले पड़ने लगे हैं। इनका परिवार और बच्चे आस पड़ोस से मांग कर खाना खाने को विवश हैं। यहाँ का संतोष साहू कमाने के लिए गया है, वो अभी तक है कैसा नहीं पता नहीं चल पा रहा। उसका 3 छोटा बच्चा है और उसका घर में अभी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसको कुछ रोजगार दिया जाए और 3 गो बच्चा को पढ़ाने लिखाने का कुछ सहायता मिलना चाहिए। अभी बहुत स्थिति गंभीर है। हम लोग का यही आग्रह है कि उसको कुछ मिलना चाहिए। पलायन के लिए बाहर गए हुए हैं और सुरंग में फंसे हुए हैं। अभी तक पता नहीं चला है कि वे 11 दिन से सुरंग में फंसे हुए हैं और घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। 3 छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के भरोसा इन लोगों का घर चलता था और छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां IIT ISM में छात्र की मौत, संदिग्ध मौत से कैंपस में हड़कंप मच गया। संस्थान के अधिकारी मौके पर पहुंचे। निजी अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया था शव। इंदौर का रहने वाला था तन्मय प्रजापति, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई है। दवा के सेवन की जानकारी मिल रही है और पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। और न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ पता चल पाया आखिर मौत किस वजह से हुई है? फिलहाल तो जो प्रारंभिक जांच हुई है, जो कि डीएसपी ने बताया कि वह किसी तरह के दवा का सेवन किया था, जिसके कारण से उसकी मौत हुई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है, अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि मौत का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है और इसी सभी बिंदुओं को जांच करें। वहीं जो संस्थान के इंचार्ज सुरक्षा है, उन्होंने कहा कि उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है
और मौत के जो कारण है अभी वह जल्दबाजी में नहीं कहेंगे। कुछ भी जो बातें हैं वह कुछ इंटरनल है, उसकी पूरी तरीके से पुख्ता जांच पड़ताल करने के बाद ही वो मीडिया से बातें साझा करेंगे। लेकिन आयसन में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, जिससे कि आयसन की छवि पर भी किसी न किसी तरीके के दाग लगने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हमारा स्टूडेंट है 22,000 बैच का 2022 का, वो उसका अनकॉन्शियस बताया गया, लेकिन हम लोग उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए एम्बुलेंस के माध्यम से, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने उसे तकरीबन सुबह के 10:05 के आसपास ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर कर दिया। और उनकी बॉडी को हम लोगों ने अभी एसियन जलान के मर्चरी में प्रिजर्व किया है। थी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने किसी दवा का सेवन किया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों से साझा की। छात्र कहाँ के रहने वाले हैं? अभी जो पता चला है उसके हिसाब से छात्र का नाम तन्मय प्रजापति है और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और देखिए, सिमडेगा में पुलिस की नजर अब लॉज, अतिथिशाला, धर्मशाला और होटल में ठहरने वाले लोगों पर रहेगी। जी हां, पुलिस की तरफ से आज गेस्ट वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए पुलिस अब होटल्स में रहने वाले लोगों पर भी नजर रखेगी। दरअसल ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम में सिमडेगा के एसपी सौरभ ने बताया कि इस ऐप का निर्माण NIC सिमडेगा के द्वारा किया गया है, जिससे सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला के मालिकों को उनके यहां ठहरने वाले लोगों की जानकारी ऐप के माध्यम से भरना अनिवार्य होगा। और इस ऐप का मकसद जिला अंतर्गत उक्त स्थान में ठहरने वाले लोगों का सत्यापन करना और उस पर निगरानी रखना होगा। गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम का ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। मेन इसका उद्देश्य यह है कि होटल में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग ठहरते हैं और वहाँ से अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए, इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। लेकिन इसका दूसरा मकसद जो मुझे लगता है वो बिजनेस वर्ग जो है उसको कैसे ईज ऑफ एक्सेस जो प्रोवाइड किया जाए वो है। और इसी बीच आपको जमशेदपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां सोनारी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर दी गई है। शिवम कुमार युवक का नाम बताया जा रहा है, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। सरायकेला के कपाली TOP के पास शव मिला है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी DSP मौके पर पहुंचे हैं और शव के पास से एक बाइक, शराब की बोतल भी बरामद की गई है। हमको सुबह मिला कि ऐसा काम हो गया है, सुबह 9 बजे। देखिए जो हुआ है बहुत खराब हुआ है। अब इतना बेरहमी से हुआ है, इसका ऊपर तो सख्त कार्रवाई किया जा सकता है। किसी से कोई विवाद था उसका पहले? नहीं, विवाद तो इसका जानकारी नहीं हम लोग को। बच्चा पता चला कि इसको ला के यहाँ पर लोग मारे हैं और बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए उसको इंसाफ मिलना चाहिए और 24 घंटा में अरेस्टिंग होना चाहिए। पुलिस को अरेस्ट कर। हम तो नहीं थे, रात ड्यूटी में थे, बच्चा लोग सब खोजा, उसका माँ खोजी, रात भर नहीं मिला मेरा बेटा। प्रभारी सूचित किया गया कि कमरगोड़ा क्षेत्र में एक गर्दन काटकर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, तो फिर उसी के हम लोग जांच में आए तो उसका किसी ने हत्या कर दी है। और अब बात धनबाद की करते हैं, जहां केटरिंग व्यवस्था में मिल रही लगातार गड़बड़ी की जांच के लिए धनबाद रेल मंडल के सीनियर DCM अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने सभी स्टॉल से लेकर कई स्थानों का निरीक्षण किया और इस दौरान कई गड़बड़ी मिली। उन्होंने स्टॉल संचालक पर जुर्माना भी लगाया। जांच जो होती है हम लोगों की वो कर रहे थे। कैटरिंग स्टॉल में एक जगह कुछ कमियां पाई गई हैं, तो उसको पेनलाइज किया जा रहा है। कुछ पानी की बोतल जो अनऑथराइज थी वो पाई गई और कुछ एक्सपायर्ड चिप्स और ये सारी आइटम वो नियमित रूप से हम लोग हर वीक हम लोग का ड्राइव ऑफिसर्स के लेवल पर और इंस्पेक्टर्स के लेवल पर चलता रहता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।